हाल ही के वर्षों में भारत में सामाजिक आंदोलनों पर होने वाले अध्ययनों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। इसमें रुचि बढ़ने का प्रमुख कारण औपनिवेशिकोत्तर भारत में हुए आंदोलनों की संख्या बढ़ना है। आंदोलनों को आमतौर पर मोटे रूप में दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, नए आंदोलन जैसे पर्यावरणीय आंदोलन अथवा पुराने आंदोलन जैसे कृषक या अमिक वर्ग आंदोलन। जहां तक दृष्टिकोणों का संबंध है, ये अध्ययन या तो मार्क्सवादी अथवा गैर मार्क्सवादी ढांचे पर आधारित है। अध्ययनों में उन आंदोलन के जन्म के कारणों, आंदोलनों के आधार, आंदोलनी में नेताओं द्वारा अपनाई गई रणनीति तथा आंदोलनों और संबंधित मुद्दों पर प्राधिकारियों की प्रतिक्रिया पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इस इकाई में हम देश के दो प्रमुख सामाजिक आंदोलनों, कृषक आंदोलन तथा श्रमिक वर्ग आंदोलन का संक्षिप्त विश्लेषण करेंगे। 14.2 भारत में श्रमिक वर्ग आंदोलन। इकाई के इस भाग में हम देश में अमिक वर्ग आंदोलन पर ध्यान केंद्रित करेंगे। श्रम इतिहासविदों के अनुसार भारत में श्रमिक वर्ग कार्यकलापों की अवधि को 4 चरणों में श्रेणीबद्ध किया जा सकता है। पहला चरण 1850 से 1890, द्वितीय चरण 1890 से 1918, तृतीय चरण 1918 से 1947 तथा अंतिम चरण स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का है। श्रमिक वर्ग आंदोलन पर विस्तृत चर्चा औपनिवेशिक तथा औपनिवेशिकोत्तर भारत में श्रमिक वर्ग के अनिवार्य पहलुओं पर चर्चा के बाद ही होगी। तथापि हम अपनी चर्चा भारत में औद्योगिक श्रमिक वर्ग तक सीमित रखेंगे, क्योंकि यही वह क्षेत्र है जिसमें श्रमिक काफी सीमा तक संगठित है, जबकि असंगठित क्षेत्र के श्रमिक अधिकांशतः संगठित श्रमिक वर्ग के कार्यकलापों की सीमा में नहीं आते। 2.1 भारत में पूर्वकालीन तथा समकालीन श्रमिक वर्ग का उदय तथा संबंधित कुछ पहलू। दो दशमलव एक भारत में पूर्वकालीन तथा समकालीन श्रमिक वर्ग का उदय तथा संबंधित कुछ पहलू। आधुनिक भारतीय श्रमिक वर्ग का प्रादुर्भाव भारत में 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में फैक्ट्री उद्योग के विकास के परिणामस्वरूप हुआ। तथापि 19वीं शताब्दी के अंतिम तथा 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में इसने श्रमिक वर्ग का रूप लिया। श्रमिक वर्ग की कुल जनसंख्या का सही आकलन करना सरल नहीं है, परंतु एम0 जोशी ने 1931 की जनगणना के आधार पर इनकी जनसंख्या 50 मिलियन कही है, जिसमें से लगभग 10% संगठित उद्योग में कार्यशील थे। जहां तक प्रमुख उद्योगों का संबंध है, 1914 में सूती कपड़ा उद्योग में 2.6 लाख तथा पटसन उद्योग में 2 लाख श्रमिकों को रोजगार मिला हुआ था, जबकि 1912 में रेलवे ने लगभग 6 लाख श्रमिकों को रोजगार दिया। इनकी संख्या बढ़ती गई और द्वितीय विश्व युद्ध के समय 2 मिलियन श्रमिकों को निर्माण उद्योग में, 1.5 मिलियन को रेलवे में तथा 1.2 मिलियन को ब्रिटिश आधिपत्य वाले बागानों में रोजगार मिला हुआ था। इनकी संख्या में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उल्लेखनीय वृद्धि हुई तथा यह अधिकांशतः विविध क्षेत्रों में आधुनिक निर्माण उद्योगों के बढ़ने तथा सार्वजनिक क्षेत्र की जनोपयोगी सेवाओं, निगमों तथा सरकारी कार्यालयों की बढ़ोतरी के परिणामस्वरूप हुआ। 1981 की जनगणना के अनुसार भारत में अकेले आधुनिक निर्माण उद्योग में श्रमिकों की कुल जनसंख्या लगभग 2.5 मिलियन थी। 1993 में औसत दैनिक रोजगार फैक्ट्रियों में 8.95 मिलियन, खदानों में 7.79 लाख तथा बागानों में 10.84 लाख था। इसके अतिरिक्त व्यापक स्तर पर श्रमिक बागानों, खदानों, भवन निर्माण, जनोपयोगी सेवाओं, यातायात इत्यादि में रोजगार प्राप्त थे। भारत सरकार श्रम ब्यूरो 1997 हाल ही के वर्षों में कई कारणों से रोजगार की दर में कमी आई है तथा इससे रोजगार की संभावनाओं और श्रमिक वर्ग की स्थिति पर प्रभाव पड़ा है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले तथा बाद में श्रमिक वर्ग की प्रकृति पर कुछ रोचक टिप्पणियां की गई हैं। सर्वप्रथम, जहां तक स्वतंत्रता पूर्व के श्रमिक वर्ग का संबंध है, यह संगठित तथा असंगठित क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त था तथा यह अंतर आज भी विद्यमान है। दूसरे, श्रमिक वर्ग तथा कृषक वर्ग के मध्यम अपर्याप्त वर्ग विभाजन किया गया था। हम इतिहासविदों ने पाया कि वर्ष के कुछ समय में श्रमिक अपने गांव चला जाता था और कृषक के रूप में कार्य करता था। तीसरे, स्वतंत्रता पूर्व के वर्षों में तथा कुछ हद तक आज भी यह वर्ग जाति, भाषा, समुदाय इत्यादि के अनुसार विभाजित है। चौथे, आज निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार प्राप्त अनेकों के बीच भेद किया गया है तथा इन दोनों क्षेत्रों के मध्य कई श्रेणियां हैं, जैसे बहुराष्ट्रीय कंपनियां तथा घरेलू कंपनियों इत्यादि के अमिक। आमतौर पर सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार प्राप्त श्रमिकों के कार्य करने की स्थिति निजी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त श्रमिकों से बेहतर है। स्वतंत्रता पूर्व की अवधि में श्रमिक वर्ग आंदोलन। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि श्रम इतिहासविदों ने देश के श्रमिकों के आंदोलनों को 4 अलग अलग चरणों में वर्गीकृत किया है। इकाई के इस भाग में हम देश में स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व के श्रम आंदोलनों पर चर्चा करेंगे। प्रथम चरण 1850 से 1918 तक। इस चरण में श्रमिक वर्ग के कार्य अनियमित तथा असंगठित प्रकृति के थे तथा इस प्रकार से अधिकांशतः अप्रभावी थे। मद्रास में 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों तथा बंबई में 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक के दौरान संघ बनाने के गंभीर प्रयास किए गए ताकि संगठित रूप में विरोध प्रकट किए जा सकें। इससे पहले 1880 के दशक के दौरान कुछ मानव प्रेमियों ने काम करने की अवस्थाओं में सुधार लाने के लिए भारत में ब्रिटिश प्राधिकारियों से इस संबंध में कानून बनाने का अनुरोध किया। इनमें से प्रमुख नाम है बंबई में S0 बंगाल में शशिकला बनर्जी तथा महाराष्ट्र में नारायण लोखंडे। राष्ट्रवादी इतिहासविद प्रायः यह तर्क देते हैं कि देश में संगठित श्रमिक वर्ग आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े थे, परंतु यह आंशिक रूप से ही सत्य है। कांग्रेस द्वारा श्रमजीवी वर्ग की समस्याओं पर गंभीरतापूर्वक विचार किए जाने से पहले ही कई आंदोलन हो चुके थे। यद्यपि कांग्रेस का गठन 1885 में हो चुका था, परंतु इसने श्रमिक वर्ग को संगठित करने पर गंभीरतापूर्व विचार 1920 के दशक के आरंभिक वर्षों में ही किया। 1920 के दशक से बहुत पहले देश में श्रमजीवी वर्ग पूंजीपतियों के विरुद्ध संघर्षमय था। लेटन ने बताया है कि 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में बंबई, कुर्ला, सूरत, वर्षा, अहमदाबाद तथा अन्य स्थानों पर हड़तालें हुई। सरकारी स्रोतों के अनुसार प्रत्येक फैक्ट्री में प्रतिवर्ष 2 बार हड़तालें हुई, किंतु ये छूटपुट स्वतः प्रवर्तित स्थानीय थीं तथा कम समय तक चलीं और इनका कारण मजदूरी में कमी, जुर्माना, किसी श्रमिक को नौकरी से बर्खास्तगी अथवा फटकार थी।
इन हड़तालों तथा संघर्ष से श्रमजीवी वर्ग में एकता तथा जागरूकता आई जो कि इससे पहले नहीं थी। उनकी मध्यस्थता बाह्य वर्ग के लोगों अथवा नेताओं ने की। इन संघर्षों ने वैयक्तिक मुद्दों से उठकर विस्तृत आर्थिक समस्याओं को उठाया जिसमें आगे जाकर धीरे धीरे और सुधार हुआ। द्वितीय चरण 1918 से स्वतंत्रता प्राप्ति तक। इस चरण में श्रमिक वर्ग के कार्य अनियमित तथा असंगठित प्रकृति के थे तथा इस प्रकार से अधिकांशतः अप्रभावी थे। मद्रास में 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों तथा बंबई में 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक के दौरान संघ बनाने के गंभीर प्रयास किए गए ताकि संगठित रूप में विरोध प्रकट किए जा सकें। इससे पहले 1880 के दशक के दौरान कुछ मानव प्रेमियों ने काम करने की अवस्थाओं में सुधार लाने के लिए भारत में ब्रिटिश प्राधिकारियों से इस संबंध में कानून बनाने का अनुरोध किया। इनमें से प्रमुख नाम है बंबई में S0 बंगाली, बंगाल में शशिपदा बनर्जी तथा महाराष्ट्र में नारायण लोखंडे। राष्ट्रवादी इतिहासविद प्रायः यह तर्क देते हैं कि देश में संगठित श्रमिक वर्ग आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े थे, परंतु यह आंशिक रूप से ही सत्य है। कांग्रेस द्वारा श्रमजीवी वर्ग की समस्याओं पर गंभीरतापूर्वक विचार किए जाने से पहले ही कई आंदोलन हो चुके थे। यद्यपि कांग्रेस का गठन 1885 में हो चुका था, परंतु इसने श्रमिक वर्ग को संगठित करने पर गंभीरतापूर्वक विचार 1920 के दशक के आरंभिक वर्षों में ही किया। 1920 के दशक से बहुत पहले देश में श्रमजीवी वर्ग पूंजीपतियों के विरुद्ध संघर्षमय था। लेटन ने बताया है कि 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में बंबई, कुर्ला, सूरत, वर्षा, अहमदाबाद तथा अन्य स्थानों पर हड़तालें हुई। सरकारी स्रोतों के अनुसार प्रत्येक फैक्ट्री में प्रतिवर्ष 2 बार हड़तालें हुई, किंतु ये छूटपुट स्वतः प्रवर्तित स्थानीय थीं तथा कम समय तक चलीं और इनका कारण मजदूरी में कमी, जुर्माना, किसी श्रमिक को नौकरी से बर्खास्तगी अथवा फटकार थी। इन हड़तालों तथा संघर्ष से श्रमजीवी वर्ग में एकता तथा जागरूकता आई जो कि इससे पहले नहीं थी। उनकी मध्यस्थता बाह्य वर्ग के लोगों अथवा नेताओं ने की। इन संघर्षों ने वैयक्तिक मुद्दों से उठकर विस्तृत आर्थिक समस्याओं को श्रमिकों के असंगठित आंदोलन ने संगठित रूप ले लिया। आधुनिक समय की ही ट्रेड यूनियनों का जन्म हुआ। इस संबंध में 1920 का दशक कई रूपों में महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम 1920 को दशक में कांग्रेस तथा साम्यवादी लोगों द्वारा श्रमजीवी वर्ग को प्रेरित करने के गंभीरतापूर्वक प्रयास किए गए, जिसके बाद से राष्ट्रीय आंदोलन का श्रमजीवी वर्ग से संपर्क जुड़ा। दूसरे 1920 के दशक में ही अखिल भारतीय स्तर की संस्था बनाने के पहली बार प्रयास किए गए। बंबई के कांग्रेसी लोकमान्य तिलक का चमन लाल तथा संस्था के अन्य पदाधिकारियों के साथ मिलकर अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC का गठन करने में बहुत बड़ा हाथ है। तीसरे, इस दशक में भारत में कई हड़तालें हुई जिनमें श्रमिकों ने भाग लिया तथा ये लंबे समय तक चली। इसके बाद के दशकों में हड़तालों की संख्या तथा इनमें भाग लेने वाले श्रमिकों की संख्या में वृद्धि होती चली गई। हम इस विषय पर कांग्रेस तथा साम्यवादी पार्टी के श्रमिकों के प्रति दृष्टिकोण पर संक्षिप्त टिप्पणी के उपरांत पुनः चर्चा करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1920 के दशक से श्रमजीवी वर्ग को प्रेरित करने पर विचार किया। इसके पीछे कम से कम 2 कारण थे। पहला, उसने यह महसूस किया कि यदि श्रमजीवी वर्ग को अपने नियंत्रण में नहीं लिया गया तो भारत में जनक्रांति आ सकती है। दूसरे, उसने यह भी माना कि साम्राज्यवाद के विरुद्ध कारगर संघर्ष आरंभ करने के लिए अनिवार्य था कि भारतीय समाज के सभी वर्गों को अभिप्रेरित किया जाए। यद्यपि कुछ कांग्रेसियों ने 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन किया तथा 1920, 1922, 1924 तथा 1930 में अखिल भारतीय कॉन्फ्रेंसों में प्रस्ताव पारित किए गए, तथापि इस संबंध में कांग्रेस की स्पष्ट नीति 1936 में खुलकर सामने आई जब इसने श्रम संबंधी मामलों की जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया। 1930 के दशक के अंतिम वर्षों के बाद से देश में कांग्रेस के श्रमजीवी वर्ग के साथ संपर्क बने, परंतु कांग्रेस का वर्गों के बीच सौहार्द की गांधीवादी नीति में विश्वास था, इसलिए इससे श्रमजीवी वर्ग के क्रांतिकारी आंदोलन नहीं हुए। वास्तव में 2 अलग-अलग नीतियां अपनाई जा रही थीं। एक क्रांतिकारी प्रकार की थी जो विदेशी पूंजीपतियों के स्वामित्व वाले उद्योगों में थी, जबकि दूसरी कम उम्र थी जो भारतीय के स्वामित्व वाले उद्योगों में चल रही थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि कांग्रेस ने आरंभ से ही ऐसी राजनीतिक पार्टी बनाने का प्रयास किया जो पूंजीपतियों सहित भारतीय समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलना चाहती थी। कांग्रेस ने श्रमिक वर्ग को नियंत्रण में लिया, परंतु क्रांतिकारी श्रमजीवी वर्ग आंदोलनों में उसकी गंभीरतापूर्वक रुचि नहीं थी। 1920 के दशक में साम्यवादियों के उदय के बाद वे श्रमजीवी वर्ग की समस्याओं में गंभीरतापूर्वक ढंग से रुचि लेने लगे तथा इसके लिए उन्होंने श्रमिक एवं कृषक दलों, वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टीज के माध्यम से, जिनमें वे देश भर में सक्रिय थे, श्रमजीवी वर्ग को अभिप्रेरित करने के प्रयास किया। साम्यवादियों की इस संबंध में गंभीरता के परिणामस्वरूप अमिक एवं कृषक दल श्रमजीवी वर्ग को काफी हद तक संगठित करने में सफल हुए। श्रमिक एवं कृषक दल भारत के अन्य शहरों की अपेक्षा बंबई में सर्वाधिक सफल हुए, जहां इन्होंने 1928 में हड़ताल का आयोजन करवाया। 1930 से 35 की अवधि के दौरान साम्यवादियों ने श्रमिक वर्ग को अभिप्रेरित करने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई, परंतु 1930 के दशक के उत्तरार्ध में यूनाइटेड नेशन फ्रंट की नीति को अपनाते हुए वे श्रमजीवी वर्ग के बीच पकड़ मजबूत करने में सफल हुए। आइए अब हम फिर से देश में संगठित श्रमजीवी वर्ग आंदोलन की चर्चा करें, जिसका आरंभ सामान्यतः प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद से माना जाता है। वास्तव में 1920 के दशक में कई हड़तालें हुई। सरकारी स्रोतों के अनुसार 1921 में 396 हड़तालें हुई, जिनमें 6 लाख श्रमिकों ने हिस्सा लिया। 1921 से 1925 की अवधि के दौरान औसतन 4 लाख श्रमिक प्रतिवर्ष हड़ताल पर गए। इसी प्रकार से 1928 में देश भर में दीर्घकालीन हड़तालें हुई। बंबई की हड़तालों के अतिरिक्त कलकत्ता की पटसन की मिलों तथा पूर्वी रेलवे में हड़तालें हुई और यहां तो ये 4 महीने तक चली। समग्र रूप से 1920 के दशक के अंतिम वर्षों तक श्रमजीवी वर्ग के कार्यकलाप उग्र हो चुके थे, परंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि इसी बीच नरमदल तथा साम्यवादियों के मध्य मतभेद बढ़े, जिसके परिणामस्वरूप अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का विभाजन हुआ तथा नरमदल के नेताओं जैसे एन जोशी, वी गिरी, वी शिवराय इत्यादि ने नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन का गठन किया। वामपंथी नेताओं के मध्य भी मतभेद उभर कर सामने आए, जिनके कारण उग्र विचारधारा के वामपंथी नेताओं ने एस के देशपांडे तथा बी टी राणादेव की अध्यक्षता में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस से नाता तोड़कर ऑल इंडिया रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस RTUC का गठन किया। 1920 के दशक के दौरान श्रमजीवी वर्ग में अत्यंत सक्रियता के उपरांत 1930 के दशक के आरंभिक वर्षों 1930 से 1934 के दौरान इसमें कमी आई।
चमनलाल रेवड़ी के अनुसार इस अवधि के दौरान संपूर्ण ट्रेड यूनियन आंदोलन को धक्का पहुंचा और यह मेरठ षड्यंत्र मामले के कारण था जिसमें कई प्रमुख साम्यवादी नेताओं को गिरफ्तार किया गया तथा दूसरे ऐसा ट्रेड यूनियन कांग्रेस में बार बार हुए विभाजनों के कारण हुआ। मंदी के कारण यद्यपि यूनियनें कमजोर पड़ गई तथा इसका श्रमजीवी वर्ग के रहन-सहन की अवस्था पर प्रभाव पड़ा और 1931 से 34 के दौरान श्रमिकों ने अपना आर्थिक संघर्ष जारी रखा। औद्योगिक विवादों की संख्या 1929 की 141 से बढ़कर 1930 में 148 तथा 1931 में 166 हो गई, जिनमें प्रतिवर्ष 1 लाख से अधिक श्रमिकों ने भाग लिया। 1931 तथा 1934 के बीच मंदी के कारण यद्यपि यूनियनें कमजोर पड़ गई तथा इसका श्रमजीवी वर्ग के रहन-सहन की अवस्था पर प्रभाव पड़ा और 1931 से 34 के दौरान श्रमिकों ने अपना आर्थिक संघर्ष जारी रखा। औद्योगिक विवादों की संख्या 1929 की 141 से बढ़कर 1930 में 148 तथा 1931 में 166 हो गई, जिनमें प्रतिवर्ष 1 लाख से अधिक श्रमिकों ने भाग लिया। 1931 तथा 1934 के बीच 589 विवाद हुए, जिनमें से 52% विवाद सूती कपड़ा उद्योग में हुए, जिनका प्रमुख कारण वेतन से संबंधित मुद्दे थे। 1930 के दशक के आरंभिक वर्षों में कमजोर हो चुकी यूनियनों की अध्यक्षता वामपंथी दलों ने की, परंतु वे 1934 तक अपना प्रभाव पुनः स्थापित करने में सफल हुए। भारत में हड़तालों का नया दौर शुरू हुआ। जिन कारणों से इन हड़तालों का जन्म हुआ उनमें से प्रमुख थे वेतन कटौती को समाप्त करना, वेतन वृद्धि तथा श्रमिकों के विरुद्ध नए प्रकार के प्रतिकूल अभियानों को बंद करना। वर्ष 1935 में 135 विवाद हुए, जिनमें भारी नुकसान हुआ। 1936 में पिछले वर्ष की तुलना में 12 अधिक विवाद हुए, परंतु इनमें शामिल श्रमिकों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में काफी अधिक थी। उल्लेखनीय हड़तालें थीं सूती कपड़ा उद्योग, पटसन उद्योग तथा रेलवे की हड़ताल। इन 2 वर्षों में पंजीकृत ट्रेड यूनियनों की संख्या में भी वृद्धि हुई। 1935 में देश में 213 पंजीकृत यूनियनें थी तथा इनके 284.918 सदस्य थे। 1936 तक यूनियनों की संख्या बढ़कर 241 हो गई। 1936 में रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस आरटीयूसी का अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक में विलय हो गया तथा नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन एनटीयूएफ ने 1938 में स्वयं को एटक के साथ संबद्ध कर लिया। इनके परिणामस्वरूप 1930 तथा 1940 के दशकों के दौरान ट्रेड यूनियनों की संख्या तथा इनके कार्यकलापों में वृद्धि हुई। 1930 के दशक के अंत तक हड़तालों की संख्या में काफी वृद्धि हुई। 1937 से 1939 के दौरान हड़तालें बार बार हुई तथा इनकी संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई। 1937 में 379 तथा 1938 में 399 हड़तालें हुई। इस अवधि के दौरान 2 उल्लेखनीय प्रवृत्तियां उभरकर सामने आईं। प्रथम, हड़तालें देश के कई छोटे औद्योगिक शहरों में भी हुई। दूसरे, इन संघर्षों के दौरान श्रमजीवी वर्ग ने न केवल आत्मरक्षात्मक रवैया अपनाया अपितु अन्य मुद्दों के साथ साथ वेतन कटौती को वापस लेने, यूनियन के अधिकारों को मान्यता देने तथा श्रमिकों पर नए प्रकार के शोषण को बंद करने की मांगे की। इसके साथ साथ कई महिला श्रमिक भी इन आंदोलनों में उभरकर सामने आई। यह आंदोलन 1940 के दशक में एक निर्णयात्मक चरण में पहुंच गया तथा यह चरण राष्ट्रीय आंदोलन के अंतिम चरण के साथ साथ 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन से आरंभ होकर अंतिम चरण में पहुंच गया। औद्योगिक दृष्टि से 1939 के बाद श्रमिकों की काम करने की अवस्थाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। काम करने के घंटे बढ़ाए गए, एक से अधिक पालियों शिफ्ट्स में काम होने लगा, वेतन में उल्लेखनीय कमी आई तथा कुल मिलाकर श्रमिक वर्ग को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप देश भर में हड़तालें हुई तथा श्रमिकों की संभवतः सबसे प्रमुख मांगे बढ़ती हुई कीमतों तथा जीवन लागत के कारण महंगाई भत्ते की मांग थी। 1942 में 694 विवाद थे, जिनकी संख्या बढ़कर 1945 में 820 हो गई। इनमें शामिल श्रमिकों की संख्या बढ़कर 1945 में 7.47 लाख हो गई। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के उपरांत 1945 से 1947 के बीच श्रमजीवी वर्ग को 2 विशेष समस्याओं का सामना करना पड़ा। प्रथम, बड़े पैमाने पर छंटनी की समस्या तथा दूसरे, आय में कमी की समस्या, जिनके कारण हड़तालों की संख्या बढ़कर 1947 में सर्वाधिक हो गई। कुल 1811 हड़तालें हुई, जिनमें 1840 श्रमिकों ने भाग लिया। यह आंदोलन 1940 के दशक में एक निर्णयात्मक चरण में पहुंच गया तथा यह चरण राष्ट्रीय आंदोलन के अंतिम चरण के साथ साथ 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन से आरंभ होकर अंतिम चरण में पहुंच गया। औद्योगिक दृष्टि से 1939 के बाद श्रमिकों की काम करने की अवस्थाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। काम करने के घंटे बढ़ाए गए, एक से अधिक पालियों शिफ्ट्स में काम होने लगा, वेतन में उल्लेखनीय कमी आई तथा कुल मिलाकर श्रमिक वर्ग को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप देश भर में हड़तालें हुई तथा श्रमिकों की संभवतः सबसे प्रमुख मांगे बढ़ती हुई कीमतों तथा जीवन लागत के कारण महंगाई भत्ते की मांग थी। 1942 में 694 विवाद थे, जिनकी संख्या बढ़कर 1945 में 820 हो गई। इनमें शामिल श्रमिकों की संख्या बढ़कर 1945 में 7.47 लाख हो गई। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के उपरांत 1945 से 1947 के बीच श्रमजीवी वर्ग को 2 विशेष समस्याओं का सामना करना पड़ा। प्रथम, बड़े पैमाने पर छंटनी की समस्या तथा दूसरे, आय में कमी की समस्या, जिनके कारण हड़तालों की संख्या बढ़कर 1947 में सर्वाधिक हो गई। कुल 1811 हड़तालें हुई, जिनमें 1840 श्रमिकों ने भाग लिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आंदोलन।
स्वतंत्रता के आरंभिक वर्षों में 1947-1960 के दौरान पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान निजी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र में कई नए उद्योगों के स्थापित होने से देश में श्रमिक वर्ग की दशा में कुल मिलाकर सुधार हुआ, जिससे संगठित कार्यवाही की अधिक आवश्यकता नहीं पड़ी, जिसके कारण 1947 से 1960 के दौरान हड़तालों सहित विवादों की संख्या में कमी आई। तथापि 1960 तथा 1970 के दशकों के दौरान स्थिति में परिवर्तन आया। 1960 के दशक के बीच के मुद्रास्फीति के वर्षों में श्रमिक वर्ग के वास्तविक वेतन में कमी आई, जिसके परिणामस्वरूप औद्योगिक क्षेत्र में विवादों की संख्या बढ़ी। 1964 में 2151 विवाद हुए, जिनमें 1000-2000 श्रमिकों ने भाग लिया, जिससे 7725 मानव दिवसों की क्षति हुई। मानव दिवसों की क्षति संभवतः आंदोलनों की भीषणता का संकेतक है। ट्रेड यूनियनों की एक महत्वपूर्ण विशेषता उन ट्रेड यूनियनों की स्थापना रही है जिन पर राजनीतिक दलों का वर्चस्व रहा, जिसके कारण अधिकांश यूनियनें अपने मूल दलों की ही भाषा बोलती रहीं। राजनीतिक दलों के यूनियनों पर नियंत्रण के कारण यूनियनों की स्वायत्तता समाप्त हो गई तथा प्रत्येक महत्वपूर्ण दृष्टि से दलों के कार्यक्रम तथा नीतियां यूनियनों के कार्यक्रम तथा नीतियां बन गई। देश में राष्ट्रीय यूनियनों की संख्या में कई गुना वृद्धि हुई। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति तक देश में 2 अखिल भारतीय संस्थाएं थीं, भारतीय मजदूर संघ इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर IFL तथा सबसे बड़ी यूनियन अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक। 1949 तक धार यूनियन बन गई तथा ये किसी न किसी राजनीतिक दल से संबंधित या नियंत्रित थीं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस साम्यवादी नियंत्रण था। भारतीय मजदूर संघ M0N0 राय की रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित था। INTUC पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नियंत्रण था और हिंद मजदूर सभा का समाजवादी पार्टी के सदस्यों की प्रधानता थी। बाद में हिंद मजदूर सभा में विभाजन हुआ तथा UTUC का जन्म हुआ। 1970 में A0I0T0U0C0 में भी विभाजन हुआ तथा भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस सेटू का जन्म हुआ, जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से संबद्ध हुई। देश के लिए कुल मिलाकर 1980 के दशक के अंतिम वर्षों तथा आपातकाल लागू होने के बीच की अवधि राजनीतिक उथल-पुथल से भरी थी, जिसका उल्लेखनीय प्रभाव देश के अमिक वर्ग आंदोलन पर पड़ा। 1971 के चुनावों के बाद श्रीमती गांधी ने सत्ता का केंद्रीकरण करना तथा अपने हाथ में अधिकांश अधिकार रखना आरंभ कर दिया। इसका लाभ उठाते हुए पूंजीवादी वर्ग ने नए आक्रामक तरीके आरंभ कर दिए, जिनमें से प्रमुख था तालाबंदी, जिसके कारण कई मानव दिवसों की क्षति हुई। उदाहरण के तौर पर 1971 से 75 की अवधि के दौरान तालाबंदी के कारण वार्षिक कार्य दिवसों की क्षति 60.23 हजार तक हुई। 1976 से 80 की अवधि में यह बढ़कर 105.46 हजार हो गई। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत श्रमजीवी वर्ग पर केंद्रीकृत नौकरशाही राज्य प्रणाली का सीधा प्रभाव पड़ा। इसके परिणामस्वरूप तीनों क्षेत्रों के श्रमजीवी वर्ग ने हड़तालें की, जिनके कारण देश में विवादों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। रूडोल्फ ने पाया 1998 की 1965 से 1975 की अवधि के दौरान कार्य दिवसों की संख्या में क्षति में हड़ताली अथवा तालाबंदी के कारण लगभग 500% तक की वृद्धि हुई। सर्वाधिक महत्वपूर्ण हड़ताल 1974 की रेलवे की हड़ताल थी, जो देश में श्रमजीवी वर्ग की सीधी कार्यवाही की आज तक की सबसे गंभीर घटना है। यह हड़ताल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारतीय शासन की शक्ति को चुनौती देने में सफल रही। कुल मिलाकर देश में आपातकाल के बाद से श्रमजीवी वर्ग को नियोक्ता की कई आक्रामकताओं का सामना करना पड़ा। निजी क्षेत्र में तालाबंदी की घटनाओं में वृद्धि के परिणामस्वरूप कार्य दिवसों के काफी बड़े प्रतिशत की क्षति हुई। 1980 से 87 के दौरान औद्योगिक विवादों में तालाबंदी के कारण नष्ट हुए कार्य दिवसों का प्रतिशत 29 से बढ़कर 65% हो गया। 1980 के दशक के दौरान कार्य दिवसों की क्षति बढ़ती गई। एक आकलन के अनुसार हड़तालों की तुलना में 1985, 1987 तथा 1988 के दौरान तालाबंदी के कारण नष्ट हुए कार्य दिवस क्रमशः 55, 52 तथा 71% अधिक थे। तालाबंदी की वृद्धि ने देश के औद्योगिक श्रमजीवी वर्ग पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है, क्योंकि इससे श्रमजीवी वर्ग को बेरोजगारी की समस्या का सामना करना पड़ता है। अन्य समस्याओं के साथ साथ 1980 के दशक में श्रमजीवी वर्ग बीमारू उद्योगों का भी शिकार हुआ। 1976 में 241 बड़ी औद्योगिक इकाइयां बीमार थीं, 1986 में यह संख्या बढ़कर 714 हो गई। मध्यम दर्ज की औद्योगिक इकाइयों में 1980 में 1250 इकाइयां आर्थिक घाटे के कारण बंद हो गई। 1980 के दशक के दौरान लघु बीमार इकाइयों की संख्या में भी वृद्धि हुई। उदाहरण के तौर पर 1988 में 2,17,436 लघु इकाइयां घाटे में चल रही थीं। इस प्रकार से 1980 के दशक के दौरान श्रमजीवी वर्ग को तालाबंदी, उद्योग बंद होने तथा इनके बीमारूपन की समस्या का सामना करना पड़ा। तालाबंदी की समस्या आज भी जारी है तथा इसने और भी गंभीर रूप धारण कर लिया है। श्रम ब्यूरो के अनुसार 1999 में 387, 2000 में 345 तथा 2001 में 345 तालाबंदी की घटनाएं हुई। भारत सरकार श्रम ब्यूरो 2002 1980 के दशक के अंतिम वर्षों तथा 1990 के दशक के दौरान श्रमजीवी वर्ग को दो नई प्रकार की आक्रामकताओं का सामना करना पड़ रहा है, जो पहले नहीं थी। प्रथम समस्या है हिंदुत्व पर आधारित राजनीतिक दलों का विकास, नामतः भारतीय जनता पार्टी तथा शिवसेना, और इसके परिणामस्वरूप उनके श्रम संगठनों में विकास, अर्थात क्रमशः भारतीय मजदूर संघ तथा भारतीय कामगार सेना, जिन्होंने श्रमजीवी वर्ग को 1991 में नई आर्थिक नीति के लागू होने के बाद से देश में श्रमिक वर्ग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। नई आर्थिक नीति के कई पहलू हैं, पर उदारीकरण, निजीकरण तथा सार्वभौमिकरण पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है। उदारीकरण का अर्थ है निजी क्षेत्र पर सरकारी नियंत्रण में कमी, जिसके परिणामस्वरूप श्रमिकों और पूंजीपतियों के बीच सौदागरी में कमी आई है। निजीकरण की नीतियों के अंतर्गत देश में कई प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के निजी कंपनियों को बेचे जाने से देश के श्रमिकों तथा ट्रेड यूनियनों के समक्ष नई चुनौतियां उभरकर सामने आई हैं। समग्र रूप से इन नीतियों के परिणामस्वरूप संभावित समस्याएं होगी। अभी के लिए कोई वैधानिक न्यूनतम मजदूरी नहीं होगी, छंटनी के मार्ग में कोई बाधा नहीं होगी।
इस प्रकार से नियोक्ता के पास भर्ती और बर्खास्तगी, हायर एंड फायर का पूर्ण अधिकार रहेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में पिछले एक दशक या उससे अधिक समय से होने वाले विकास से श्रमिक वर्ग के सामने मूल समस्याएं उत्पन्न हो गई है तथा ट्रेड यूनियनें श्रमिकों के अधिकारों पर पूंजी की घुसपैठ को रोकने में स्वयं को असमर्थ महसूस कर रही है। इस भाग के निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हमारे लिए इस आंदोलन के कमजोर पक्ष की जानकारी उपयोगी सिद्ध होगी। सर्वप्रथम, देश में श्रमिक वर्ग का बहुत बड़ा हिस्सा असंगठित अमिक वर्ग आज भी ट्रेड यूनियनों के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। कुल मिलाकर इस देश की यूनियनों ने असंगठित क्षेत्र की समस्याओं की सदैव उपेक्षा की है तथा रुडोल्फ ने ठीक ही कहा है कि वामपंथी दलों के नेतृत्व वाली यूनियनों सहित सभी ने सरलता से संगठित तथा जिनके नियोक्ता सरकार के बीच प्रतिक्रिया तत्परता से होती है, उन्हें संगठित करने तथा उनकी ओर से मांगे रखने का अधिक सरल तरीका ढूंढा है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि संगठित क्षेत्र के श्रमिकों की तुलना में असंगठित श्रमिक निर्धन तथा अधिक शोषित है। श्रमिक वर्ग आंदोलन के समकक्ष दूसरी प्रमुख समस्या ट्रेड यूनियनों की संख्या की है। हमने पहले देखा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने वाली ट्रेड यूनियनों की संख्या में कई गुना वृद्धि हुई है। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर केवल 2 अखिल भारतीय संस्थाएं थीं। 1949 में अखिल भारतीय संस्थाओं की संख्या 4 हो गई और आज 10 राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं हैं जो देश की प्रमुख पार्टियों से संबद्ध है। इस समस्या का कारण विचारधाराओं में मतभेद बताया जाता है, यद्यपि वास्तव में ट्रेड यूनियनें कम सिद्धांतवादी होती है तथा प्रमुख रूप से आर्थिक मुद्दों पर अमिकों को संगठित करती है। किसी लोकतंत्र में राजनैतिक पार्टियों की अधिक संख्या एक सामान्य बात हो सकती है, परंतु एक पूंजीवादी प्रणाली में यूनियनों की अधिक संख्या श्रमिक वर्ग को विभाजित तथा सभी दबाव में आने वाला बनाए रखती है। कुल मिलाकर देश की ट्रेड यूनियन श्रमिक वर्ग की समस्याओं के प्रति जवाबदेह नहीं रही हैं। फैक्ट्री से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक यूनियनें विभाजित हैं, जिससे यूनियनों के बीच आपसी कटु दुश्मनी है, जिनके कारण वे अक्सर श्रमिक वर्ग के मुद्दों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने में विफल रही है। उपरोक्त कारणों से या इस तथ्य के मद्देनजर की राजनीतिक पार्टियां यूनियनों को नियंत्रित करती हैं, ये यूनियनें श्रमिकों की शिकायतें दूर करने में विफल रही है। देश में नई आर्थिक नीति के लागू होने के बाद औद्योगिक इकाइयों के बंद होने, काम से बर्खास्तगी तथा अन्य प्रकार की आक्रामकताओं से आंदोलन के कमजोर होने का पता चलता है। कई अध्ययनों से पता चला है कि देश के औद्योगिक श्रमिक वर्ग ने कृषकों तथा समाज के अन्य वर्गों के साथ सहयोग नहीं किया है ताकि राजनीतिक मुद्दों पर सामूहिक प्रत्यक्ष कार्यवाही की जा सके। इससे श्रमिक वर्ग की निम्नस्तरीय राजनीतिक जागरूकता का पता चलता है। संगठित श्रमिकों के आंदोलन का आरंभ औद्योगिकरण तथा देश में श्रमिक वर्ग के प्रादुर्भाव के साथ हुआ। तथापि इन आंदोलनों ने प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत ट्रेड यूनियनों के जन्म के साथ संगठित रूप लिया। तब से लेकर आज तक श्रमिकों के आंदोलन चलते रहे हैं, परंतु देश में संगठित आंदोलनों की कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इन सभी समस्याओं में से प्रमुख है यूनियनों में परस्पर टकराव, यूनियनों की राजनीतिक दलों के साथ संबद्धता, स्थापित यूनियनों में मिलिटेंसी की कमी तथा असंगठित क्षेत्र के प्रति आम उपेक्षा। इन सभी के कारण देश में अमिक वर्ग आंदोलन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। 14.3 समकालीन भारत में कृषक आंदोलन। समकालीन भारत में कृषि भूमि संबंधी आंदोलनों को मोटे रूप से 2 प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहली प्रकार के आंदोलन वे हैं जो निर्धन, सीमांत अथवा छोटे किसानों से संबंधित हैं। इन आंदोलनों में उनकी आर्थिक दशा सुधारने से जुड़ी मांगें रखी जाती है, जैसे कृषि श्रमिकों की अधिक मजदूरी तथा बेहतर कार्य अवस्था की मांग। दूसरे प्रकार के आंदोलन अधिक समृद्ध कृषकों के लिए होते हैं, जिनका ग्रामीण अर्थव्यवस्था में काफी अतिरिक्त उत्पादन रहता है। इन आंदोलनों को प्रायः सामाजिक विज्ञान की भाषा में किसान आंदोलन, नया भूमिवाद अथवा नए कृषक आंदोलन का नाम दिया गया है। पहली प्रकार के आंदोलन औपनिवेशिक काल में आरंभ हुए। 1974 में कैथलीन गाव ने पाया कि भारत में 77 कृषक आंदोलन ब्रिटिश काल में आरंभ हो चुके थे। 1974 आरंभिक वर्षों में ये छुटपुट आंदोलन जमींदारों तथा अन्य बिचौलियों को बीच से हटाने के उद्देश्य से चलाए गए। हम बाद में यह अध्ययन करेंगे कि ये आंदोलन ग्रामीण निर्धन लोगों की शिकायतों के इर्द गिर्द थे और है तथा स्वतंत्रता पूर्व के वर्षों में ये राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जुड़े रहे। दूसरी प्रकार के आंदोलन हाल ही के वर्षों में हरित क्रांति क्षेत्रों जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब अथवा दक्षिणी पश्चिमी महाराष्ट्र अथवा सुदूर दक्षिण जैसे कर्नाटक या तमिलनाडु में आरंभ हुए तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था में समृद्ध, धनी तथा मध्यम कृषकों द्वारा आयोजित किए गए और वे इसमें अग्रणी रहे। हाल ही के वर्षों में ये आंदोलन अधिक प्रमुख बन गए हैं। राज्य तथा नौकरशाही तंत्र इन आंदोलनों के लक्ष्य पर रहते हैं तथा अन्य के साथ साथ राज्य से फसलों के मूल्य में वृद्धि, कृषि निवेश पदार्थों की कीमतों में कमी, सस्ती दरों पर बिजली मुहैया करवाने इत्यादि की मांग रहती है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान व्यापार में आई कमी पर ध्यान केंद्रित करते हुए उनमें शहर तथा गांव के बीच के अंतर पर प्रकाश डाला गया है तथा कुछ नेताओं ने, उदाहरणतः शेतकारी संगठन के शरद जोशी, इस बात पर बल दिया है भारत का शोषण इंडिया कर रहा है। इकाई के इस भाग में हम विभिन्न प्रकार के आंदोलनों की प्रकृति, उठाई गई मांगों, संबंधित मुद्दों तथा आंदोलन की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इसके पहले भाग में हम कांग्रेस तथा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा संचालित व आयोजित आंदोलनों पर ध्यान केंद्रित करते हुए औपनिवेशिक काल में कृषि भूमि संबंधी तथा कृषक आंदोलनों की चर्चा करेंगे। इन कृषक आंदोलन के राष्ट्रीय आंदोलन के साथ संबंध तथा कम्युनिस्टों द्वारा चलाए गए 2 प्रमुख आंदोलनों तेभागा और तेलंगाना आंदोलनों की चर्चा करेंगे, जबकि दूसरे भाग में हम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कृषि भूमि संबंधी एकजुटता तथा आंदोलनों पर बात करेंगे। अंतिम भाग में हम समकालीन भारत में उल्लेखनीय हुए किसानों के आंदोलनों की चर्चा करेंगे। 3.1 औपनिवेशिक भारत में कांग्रेस, कम्युनिस्ट तथा कृषक आंदोलन। औपनिवेशिक भारत में कृषकों को ब्रिटिश राज का सर्वाधिक खामियाजा भुगतना पड़ा। कांग्रेस द्वारा किसानों को एकत्र किए जाने से पहले ही उन्होंने अपने संगठन बना लिए थे तथा वे अपने प्रमुख शत्रु स्थानीय जमींदारों के विरुद्ध उठ खड़े हुए थे। इस प्रकार से पूर्व राष्ट्रवाद युग में भी कृषकों में विक्षोभ था तथा छुटपुट क्रांतियां भी हुई। पूर्व राष्ट्रवाद अवधि में 2 प्रमुख क्रांतियां हुई, 1860 का इंडिगो प्लांटर आंदोलन तथा 1921 में मालाबार में मोपलाह क्रांति। आरंभिक वर्षों में कांग्रेस ने भूमि सुधार की आवश्यकता पर अधिक ध्यान नहीं दिया। 1920 को दशक के दौरान ही गांधी ने कांग्रेस संस्था को जनसामान्य की संस्था बनाने के प्रयास किए तथा तभी कृषकों को कांग्रेस के तहत लाने का विचार आया।
1920 के दशक के अंतिम वर्षों में कृषकों तथा कांग्रेस के बीच संबंध स्थापित होने के दो प्रमुख कारण थे। पहला था किसानों द्वारा निरंतर कांग्रेस से इस संबंध में सहयोग की अपेक्षा करना तथा दूसरा राष्ट्रीय आंदोलन के लिए कृषकों का सहयोग प्राप्त करने की कांग्रेस की आवश्यकता। यद्यपि कांग्रेस ने ग्रामीण भारत में कृषकों तक पहुंचने का कार्यक्रम देरी से आरंभ किया, तथापि शीघ्र ही यह एक सशक्त संस्था बन गई। चूंकि कांग्रेस भारतीय समाज के सभी वर्गों की राजनीतिक पार्टी बनना चाहती थी, इसलिए इसने संस्था में भूमिहर समृद्ध लोगों को भी आकर्षित किया, परंतु एक बार उनके पार्टी में आ जाने से वे संस्था पर हावी हो गए तथा पार्टी की ग्रामीण रणनीतियां तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगे और कांग्रेस कोई क्रांतिकारी कृषक आंदोलन नहीं आरंभ कर सकी। कांग्रेस की रुचि राष्ट्रीय आंदोलन के उद्देश्य से अधिक किसानों को अपने साथ जोड़ने में थी, परंतु इसने ग्रामीण समाज के उच्च वर्ग में वर्ग युद्ध कराने का प्रयत्न नहीं किया। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि गांधी तथा कांग्रेस की सभी वर्गों में सौहार्दता बनाए रखने की नीति तथा ग्रामीण समुदाय के सामाजिक सांस्कृतिक उत्थान पर अधिक बल दिए जाने के कारण कांग्रेस देश भर में कोई गंभीर आंदोलन आरंभ नहीं कर सकी। यद्यपि इसके औपनिवेशिक विरोध के आंदोलनों में ग्रामीण समुदाय का बहुत बड़ा वर्ग उसे समर्थन दे रहा था। कांग्रेस के अतिरिक्त साम्यवादी नेताओं का भी कृषकों को एकजुट करने में बहुत बड़ा हाथ रहा। यद्यपि सीपीआई का गठन 1920 में हुआ, कुछ के अनुसार 1925, तथापि कृषक वर्ग के साथ इसका गहन संबंध ऑल इंडिया किसान कांग्रेस, बाद में जिसका नाम बदलकर किसान सभा कर दिया गया, के गठन के बाद आरंभ हुआ तथा सभा का प्रमुख उद्देश्य किसानों को एकजुट करना था। राष्ट्रीय आंदोलन के सहयोग से यूनाइटेड फ्रंट की नीति को अपनाते हुए सीपीआई ने कृषक वर्ग में अपनी सदस्यता बढ़ा ली तथा देश भर में अधिकांश क्रांतिकारी संघर्षों के लिए भूमिका तैयार की। यद्यपि इनमें से अधिकांश संघर्ष, जैसा कि हम बाद में पढ़ेंगे, स्थानीय स्तर पर आरंभ हुए। कम्युनिस्टों की प्रमुख नीति निचले स्तर पर कार्य करने की थी तथा इसका उन्हें भरपूर लाभ मिला। देश भर में उन्होंने किसान सभाओं के माध्यम से कार्य किया। आरंभ में यह वर्ग पर आधारित संस्था नहीं थी, यह समृद्ध कृषकों का भी प्रतिनिधित्व कर रही थी, तथापि इस अवधि में कम्युनिस्टों ने यह सुनिश्चित किया कि किसान सभा में ग्रामीण निर्धनों के कम से कम कुछ मुद्दों को अवश्य उठाया जाएगा। बहुवर्गीय संस्था पर बल देने के कांग्रेस के समाजवादी दृष्टिकोण के कारण ग्रामीण समृद्ध कृषकों को सभा में प्रतिनिधित्व मिला हुआ था। 1941 से 43 के दौरान अखिल भारतीय किसान सभा कम्युनिस्टों के हाथों में आ गई तथा स्वामी सजानंद ने किसान सभा को ग्रामीण निर्धन लोगों की संस्था बनाने का प्रयास किया तथा इससे धनी तथा मध्यम कृषकों से इसकी दूरी बढ़ गई। वर्ष 1944 से 45 तक सीपीआई का किसान सभा का पूर्ण नियंत्रण था। किसान सभा की सदस्यता बढ़ती चली गई तथा 1944 तक इसे सदस्यों की संख्या 5,53,427 हो गई थी। धनाग्रे 1980। इस पर पूर्ण नियंत्रण करने के उपरांत सीपीआई तथा किसान सभा दोनों इस संस्था को निर्धन किसानों, काश्तकारों, फत्तल में अंशधारियों तथा भूमिहीन कृषि श्रमिकों की संस्था बनाने में सफल रहे। अपना आधार सुदृढ़ करने के उपरांत ही यह बाद के वर्षों में स्वतंत्रता पूर्व के वर्षों में भूमि कृषि सुधार संबंधी संघर्षों की अगुवाई की। बंगाल के तेभागा आंदोलन 1946 से 47 तथा पूर्व हैदराबाद राज्य में तेलंगाना आंदोलन 1946 से 51 की अगुवाई कम्युनिस्टों ने की तथा अब हम इन आंदोलनों की चर्चा करेंगे। तेभागा आंदोलन। तेभागा आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के तत्काल बाद चौथे दशक के मध्य के वर्षों में भारत में हुए दो प्रमुख आंदोलनों में से एक है। यह आंदोलन उत्तरी बंगाल में आरंभ हुआ तथा इसमें पूर्वी बंगाल के दिनाजपुर, रंगपुर और पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी तथा मालदा जिले शामिल थे। यह आंदोलन जोतदार को दिए जाने वाले भूमि किराए के रूप में जुताई का हिस्सा आधे से घटाकर 1/3 करने के लिए था तथा जोतदारों के भूमि पर अधिक अधिकार थे। इन मांगों के मद्देनजर यह एक प्रकार से क्रांतिकारी आंदोलन था तथा किसान सभा ने जानबूझकर इसका आयोजन किया था। यह आंदोलन देश में पहले कांग्रेस के नेतृत्व में हुए तथा गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित आंदोलनों से भिन्न था। बंगाल में जहां यह आंदोलन आरंभ हुआ, सन 1793 में स्थायी अधिवास लाया गया, जिससे क्षेत्र में भूमि जोत की नई व्यवस्था आरंभ हुई थी। जमींदारों तथा सीधे कृषक उत्पादकों के बीच कई बिचौलिए जैसे कि जोतदार आ गए। ये जोतदार आगे भूमि को बर्गादारों अथवा साझा बुवाईदारों को काश्तकारी के लिए देते थे, जो भूमि की जुताई करते थे तथा फसल का एक माग आधा जीतदारों को देते थे, जिसे अधि या भाग कहा जाता था। जिस भूमि पर वे जुताई करते थे उस पर वसगादारों के अधिकार अस्थायी थे तथा यह निर्धारित अवधि के लिए अक्सर 5 वर्ष की अवधि के लिए थे। केवल जोतदार ग्रामीण अर्थव्यवस्था के शोषक नहीं थे, अपितु महाजन अथवा साहूकार, प्रायः जमींदार स्वयं भी थे, जो बर्गादारों को पैसा उधार देते थे। इस प्रकार से जोतदारों व महाजनों द्वारा बर्गादारों का पूर्ण शोषण होता था। कुछ कृषक स्वामी थे, मध्यम कृषक, जिनके पास अपनी जमीन थी तथा अपनी जमीन पर खेती करते थे, परंतु वे सदैव दबाव में रहते थे तथा अक्सर अपनी भूमि खोकर भूमिहीन किसानों की श्रेणी में आ जाते थे और अपनी ही जमीन पर बर्गादार बन जाते थे। यद्यपि बर्गादार ग्रामीण जनसंख्या का लगभग 5% हिस्सा थे, तथापि इस आंदोलन में संपूर्ण ग्रामीण जनसंख्या शामिल थी। 1943 के बंगाल के सूखे के कारण ग्रामीण भूमिहीनों तथा कृषकों की दशा दयनीय हो गई तथा लगाए गए आकलनों के अनुसार बंगाल के महासूखे में 3.5 मिलियन किसानों की जानें चली गई। इस आंदोलन का आरंभ मध्यम किसानों के अपनी ओर से छेड़े गए आंदोलन के रूप में हुआ, परंतु बाद में साझीदार अथवा बर्गादार भी इसमें शामिल हो गए। भवानी सेन के अनुसार तेभागा आंदोलन का आरंभ 1939 में माना जाता है, जब छोटे किसानों ने जोतदारों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। औपचारिक रूप से यह 1946 में आरंभ हुआ, तथापि 1945 के बाद के वर्षों में इसमें तेजी आई। 1946 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के इस आंदोलन के साथ जुड़ने से इसने क्रांतिकारी रूप धारण कर लिया। प्रमुख संघर्ष फसल कटाई के मौसमों के दौरान हुए, जब साझीदारों ने जोतदारों को उनके हिस्से का अनाज देने से मना कर दिया। जोतदारों को देने की अपेक्षा बर्गदार धान अपने घर अथवा खमार ब्रेसिंग की जगह पर ले गए, जिससे देश भर में संघर्ष छिड़ गए। अपने हितों की रक्षा के लिए जोतदारों को पुलिस का सहयोग मिला। गांवों में कृषक समितियों को शक्तियां प्राप्त हो गई तथा वे कृषकों का नेतृत्व करने लगी। ये समितियां गांवों का प्रशासन चला रही थीं।
मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस ने जोतदारों का समर्थन किया और इसके परिणामस्वरूप आंदोलन को दबाने में सफल हो गई, जिससे आंदोलन विफल हो गया तथा 1947 के ग्रीष्मकाल में इसे औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया गया। यद्यपि यह आंदोलन विफल हो गया था, तथापि इसके भारत में भूसुधार संबंधी संघर्षों के संपूर्ण इतिहास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़े। तेलंगाना कृषक क्रांति। तेलंगाना कृषक क्रांति 1946 के मध्य में आरंभ हुई तथा अक्टूबर 1951 तक जारी रही। यह आंदोलन हैदराबाद राज्य के संपूर्ण तेलंगाना क्षेत्र तथा आंध्र डेल्टा के साथ लगे जिलों में फैला हुआ था। यह अपनी विशेषताओं तथा राजनैतिक उद्देश्यों के कारण भारत के सभी आंदोलनों में सर्वाधिक क्रांतिकारी माना जाता है। सीपीआई ने अपनी कृषक विंग किसान सभा के माध्यम से इस आंदोलन का आरंभ किया। ऐसा प्रतीत होता है कि सीपीआई यूनाइटेड फ्रंट की नीतियां छोड़ने तथा विद्रोही संघर्ष की नीतियां अपनाने के बाद ही यह आंदोलन आरंभ कर सकी। तेलंगाना क्षेत्र वाले हैदराबाद के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में दो प्रकार की काश्तकारी होती थी। पहली खलता अथवा दीवानी काश्तकारी थी, जो कि कृषक भूमि स्वामित्व प्रणाली रैयतवाड़ी के समरूप थी। इस प्रणाली के अंतर्गत भूमि मालिक वास्तविक भूस्वामी नहीं थे, अपितु उन्हें पट्टेदार पंजीकृत दखलदार कहा जाता था तथा इस प्रणाली के अंतर्गत हैदराबाद की 60% भूमि थी। वास्तविक दखलदारियों को शिकमीदार कहा जाता था, जिन्हें भूमि पर दखलदारी का तो पूर्ण अधिकार था, पर वे पंजीकृत नहीं थे। जब भूमि पर दबाव बढ़ा तो शिकमीदारों ने काश्तकारों को यह भूमि पट्टे पर देनी आरंभ कर दी, परंतु काश्तकार भूमि के वास्तविक स्वामी नहीं थे, नहीं उन्हें भूमि खाली कराए जाने की सुरक्षा भी थी। दूसरी प्रकार की काश्तकारी जागीरदारी प्रणाली थी। सिर्फ एक खास स्वयं निजाम को दी गई विशेष भूमि थी। यह शाही भूमि होती थी तथा निजाम के कुलीन वर्गीय लोग, जिन्हें आपातकाल के दौरान सैनिक सेवाओं के बदले यह भूमि दी जाती थी, वे इस भूमि की देखभाल करते थे। जागीरदारी प्रथा के तहत कृषक अत्यधिक शोषित थे। पूरे हैदराबाद राज्य में से तेलंगाना क्षेत्र में कृषक सर्वाधिक शोषित थे। कम्युनिस्टों द्वारा चलाया गया आंदोलन नालगोंडा जिले में 1946 में आरंभ हुआ तथा उसके बाद आसपास के वारंगल और विदार जिलों में तथा अंत में पूरे तेलंगाना क्षेत्र में फैल गया। आरंभ से ही आंदोलन का उद्देश्य व्यापक था तथा ग्रामीण सामंतवादी अभिजात वर्ग द्वारा कृषक वर्ग के अवैधानिक तथा अत्यधिक शोषण से संबंधित था। उनकी सबसे सशक्त मांग थी कि कृषकों के ऋणों को माफ कर दिया जाए। आंदोलन का दूसरा चरण तब आरंभ हुआ जब अभिजात वर्ग के शोषण के विरोध में कृषक वर्ग ने सशस्त्र संघर्ष आरंभ कर दिया। इस प्रकार से इसके साथ ही इसने क्रांतिकारी चरण में प्रवेश किया। आंदोलन क्रांतिकारी चरण में तब आया जब 2000 से अधिक गांवों ने अपनी जन समितियों का गठन कर लिया था। इन समितियों ने भूमि का अधिकार अपने हाथों में ले लिया, अपनी सेना का रखरखाव स्वयं करने लगी तथा इनका अपना प्रशासन था। मेहता 1979। क्षेत्र के काफी बड़े हिस्से में कृषकों का शासन तथा सशस्त्र विरोध 1950 तक जारी रहा तथा बाद में भारतीय सेना ने इसका दमन कर दिया। यह एक ऐसा भूमि कृषि संबंधी संघर्ष था जिसमें जमींदार वर्ग की सेना द्वारा तथा बाद में भारतीय सेना द्वारा हैदराबाद राज्य पर आधिपत्य स्थापित करने के बाद कई किसानों की जानें चली गई। इस आंदोलन में उठाई गई मांगे व्यापक थी तथा इस संघर्ष की प्रकृति से यह आंदोलन भारतीय इतिहास का भूमि कृषि संबंधी सर्वाधिक क्रांतिकारी आंदोलन बन गया। 3.2 औपनिवेशिकोत्तर भारत में ग्रामीण निर्धनों के आंदोलन। स्वतंत्र भारत में संसदीय तथा गैर संसदीय वामपंथी नेता कृषक आंदोलनों के प्रमुख आयोजक रहे हैं। किसानों के एकजुट होने वो कई मुद्दे रहे हैं, जैसे कृषि में मजदूरी बढ़ाना, जुताईकर्ता को भूमि के अधिकार देना इत्यादि तथा इनका प्रमुख लक्ष्य वे ग्रामीण धनी लोग रहे हैं जिनकी दया पर भूमिहीन श्रमिक तथा सीमांत किसान निर्भर थे। चूंकि स्थापित कम्युनिस्टों ने संघर्ष के संसदीय रूप को स्वीकार कर लिया था तथा संघर्ष के रूप में सशस्त्र विद्रोह का लगभग परित्याग कर दिया था, इसलिए स्वतंत्र भारत में नक्सलबाड़ी को छोड़कर देश भर में कोई प्रमुख सशस्त्र क्रांति नहीं हुई है। सीपीआई ने आरंभिक वर्षों में देश भर में भूमि की जीत की प्रणाली बदलने के लिए क्रांतिकारी कार्यक्रम बनाने के लिए अपनी उम्मीदें कांग्रेस सरकार पर टिकाई हुई थीं। कांग्रेस सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों में भूमि सुधार कार्यक्रम चलाए जाने के बाद सीपीआई ने अपना ध्यान कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर लगाया। सीपीआई के कार्यक्रम में उग्रता कम हुई तथा यह अपनी क्रांतिकारी रणनीतियों से और दूर हो गई जब पार्टी ने 1958 में अमृतसर में अपनी कांग्रेस में औपचारिक रूप से समाजवाद की ओर शांतिमय परिवर्तन का कार्यक्रम अपनाया। इसके लिए अपनाई जाने वाली रणनीति वो प्राथमिक प्रश्न पर पार्टी में विभाजन हो गया, परंतु विभाजन के कारण बनने वाली पार्टी सीपीआई एम ने भविष्य में इसी प्रकार की रणनीति को स्वीकृति दी तथा अपनाया। आखिर इसके कारण ही दो प्रमुख कम्युनिस्ट पार्टियों ने भारतीय गांवों में भूमि कृषि संबंधी समस्याओं का हल ढूंढने के लिए गैर संसदीय तरीके नहीं अपनाए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्यक्ष संघर्षों को प्रमुख वामपंथियों ने छोड़ दिया है और अपनी जन संस्थाओं के माध्यम से एकजुटता व आंदोलनों के संसदीय तरीके को अपनाया है। पार्टियां विभिन्न मुद्दों पर कृषकों तथा कृषि कार्यकर्ताओं को संगठित तथा एकजुट करती रही हैं, परंतु ये देश के केवल कुछ एक क्षेत्रों में ही ऐसा कर पाई है। दोनों ही प्रमुख कम्युनिस्ट पार्टियों सीपीआई तथा सीपीआई एम ने संबंधित वर्गों को एकजुट करने के लिए किसान सभा तथा खेतीहर श्रमिक संस्था जैसी कृषक संस्थाएं बनाई हुई है तथा उन्हें केरल, पश्चिम बंगाल तथा त्रिपुरा और कुछ अन्य राज्यों में सीमित सफलता भी प्राप्त हुई है। इसी प्रकार से सीपीआई एमएल बिहार में सक्रिय है तथा इसने अपनी कृषक पार्टी बिहार प्रदेश किसान सभा बना रखी है, जो अब झारखंड राज्य के कुछ जिलों सहित बिहार के कई जिलों में सक्रिय है तथा ग्रामीण निर्धनों व मध्यम किसानों को भी उन्हें प्रभावित करने वाले मुद्दों पर एकजुट करती रहती है। गैर संसदीय वामपंथी दल जैसे मार्क्सवादी समन्वय समिति एमसीसी या पीपल्स वॉर ग्रुप पीडब्ल्यूजी आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा तथा पंजाब जैसे राज्यों में ग्रामीण निर्धनों को एकजुट करते रहे हैं तथा ग्रामीण निर्धनों की समस्याओं के समाधान के लिए हिंसा की नीति अपनाते रहे हैं। आठ कह सकते हैं कि देश में कम्युनिस्टों को ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित सफलता प्राप्त हुई है। इस इकाई के अगले भाग में हम सीपीआई एम के एक भाग द्वारा समर्थित नक्सलबाड़ी कृषक क्रांति की चर्चा करेंगे, जो देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हुई।
नक्सलबाड़ी कृषक क्रांति। पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्से में हुई नक्सलबाड़ी कृषक क्रांति भारत में हुई प्रमुख क्रांतियों में अंतिम है। यह औपनिवेशिकोत्तर भारत में हुई तथा सीपीआई एम के एक भाग द्वारा समर्थित थी। सीपीआई एम के दो प्रमुख नेता जो पार्टी की आधिकारिक स्थिति से सहमत नहीं थे तथा जिन्होंने इस आंदोलन की अगुवाई की वे थे कानू सान्याल और चारू माजूमदार। यह पश्चिम बंगाल के पूर्वी हिमालय के तराई क्षेत्र में आरंभ हुई जिसे दार्जिलिंग जिले के सिलीगुड़ी उपप्रभाग में नक्सलबाड़ी क्षेत्र कहा जाता है। नक्सलबाड़ी, खारीबाड़ी तथा फांसीदेवा 3 पुलिस स्टेशन क्षेत्रों में इस आंदोलन ने सैन्य रुख ले लिया। यह क्षेत्र पूरे पश्चिमी बंगाल से भिन्न है क्योंकि इसमें कई चाय के बागान है तथा जनजातीय जनसंख्या की अधिकता है। वाय के बागान अर्थव्यवस्था के अनुसार विकसित हुए हैं जबकि इस क्षेत्र की जनजातीय जनसंख्या में संथल, राजवंशी, ओराव, मुंडा तथा कुछ तराई गुरखा शामिल हैं। इन दो कारण के एक साथ होने से संपूर्ण क्षेत्र का शून्य बंगाल में भूमि विवाद का इतिहास है। इस क्षेत्र के खेतिहर किसानों का लंबे समय से यह कहना रहा है कि उनकी भूमि पर वाय बागान तथा धनी किसान अतिक्रमण करते जा रहे हैं। इस प्रकार से इस विशिष्टता के कारण नक्सलबाड़ी क्षेत्र में कई कृषक विवाद हुए जिनकी अगुवाई प्रमुखतः स्थानीय कृषक नेताओं ने की न कि बाहर के मध्यम वर्गीय नेताओं ने। यह क्रांति अप्रैल 1967 में शून्य बंगाल में नई सरकार के गठन के बाद आरंभ हुई जिसमें सीपीआई एम की सरकार में प्रमुख भागीदारी थी तथा सिलीगुड़ी उपप्रभाग में जून तक पूर्ण रूप से सक्रिय रही। इस आंदोलन के नेता कानू सान्याल ने 10 प्रमुख कार्य लक्ष्य रखे जिनमें अन्य के साथ साथ गैर स्वामित्व वाली तथा कृषकों द्वारा जोती जाने वाली भूमि का पुनः वितरण, किसानों द्वारा सभी वैधानिक विलेखों तथा कागजातों को जलाया जाना, साहूकारों तथा किसानों के बीच हुए असमान समझौता नामों को खारिज समझा जाना, भंडारित चावल पर किसानों द्वारा कब्जा कर किसानों में बांटा जाना, सभी जोतदारों की न्यायिक जांच कर उन्हें मृत्युदंड देना इत्यादि शामिल थे। उसने किसानों से स्वयं को परंपरागत हथियारों से तैयार रहने का आह्वान किया। यह आंदोलन मई माह में अपने शिखर पर पहुंच गया। किसानों ने जबरदस्ती कब्जे कर लिए तथा सरकारी स्रोतों के अनुसार जबरन कब्जे, चावल धान लूटने तथा डराने धमकाने, मारपीट के 60 मामले सामने आए। आंदोलन के नेताओं का दावा था कि सिलीगुड़ी उपप्रभाग में लगभग 90% किसान आंदोलन में शामिल थे। यह आंदोलन तब रुक गया जब केंद्र सरकार के दबाव के कारण शून्य बंगाल पुलिस की पूरे क्षेत्र में तैनाती की गई। बाद में जमींदारों की हत्या सहार रणनीति के तहत की गई। यह आंदोलन बाद में राज्य के अन्य क्षेत्रों बिहार तथा आंध्र प्रदेश में नक्सलबाड़ी आंदोलन के रूप में फैल गया। इस प्रकार से नक्सलबाड़ी कृषक आंदोलन के स्वतंत्र भारत पर दूरगामी प्रभाव पड़े। ग्रामीण धानी वर्ग के आंदोलन समकालीन भारत में किसान आंदोलन। अध्याय के इस भाग में हम धनी ग्रामीणों के 2 प्रमुख आंदोलनों की चर्चा करेंगे। प्रथम आंदोलन पशून्य उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में भारतीय किसान यूनियन वीकेयू द्वारा चलाया गया जबकि दूसरा आंदोलन प्रमुखतः गन्ना, कपास, तंबाकू, अंगूर तथा प्याज उत्पादकों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले शेतकारी संगठन द्वारा दक्षिण पश्चिम महाराष्ट्र में चला, यद्यपि गुजरात में भी इसका आधार है। देश में कई अन्य संगठन तथा आंदोलन चल रहे हैं जैसे कर्नाटक में नंजूदा स्वामी द्वारा चलाया गया कर्नाटक राज्य रैथा संघ तथा तमिलनाडु में नारायण स्वामी नायडू के नेतृत्व में व्यवसायिक संगम आंदोलन, गुजरात के दक्षिण में खेतयुक्त आंदोलन परंतु हाल ही के वर्षों में महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में हुए भारतीय किसान यूनियन आंदोलन तथा शरद जोशी के नेतृत्व में हुए शेतकारी संगठन आंदोलन ने सशस्त्र होने तथा अधिक क्षेत्र में फैलने के अनुसार राष्ट्रीय ध्यान आकृष्ट किया है। हम पहले भारतीय किसान यूनियन, उसके बाद शेतकारी संगठन तथा अंत में दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। भारतीय किसान यूनियन पर चर्चा करने से पहले आइए हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब तथा हरियाणा की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर नजर डालें जो इस आंदोलन का आधार है। यह क्षेत्र कृषि में अत्यधिक पूंजी निवेश के कारण अति समृद्ध है। अनाजों के अतिरिक्त यहाँ गन्ना प्रमुख फसल है। इन राज्यों के भूमिहर किसानों का एक वर्ग पूंजीवादी किसान में बदल चुका है जो अपने परिवार की आवश्यकता से अधिक का उत्पादन करता है तथा उसे बाजार में बेचता है। उनके पास पूंजी परिसंपत्तियां जैसे ट्रैक्टर, थ्रेशर, पंपसेट इत्यादि है तथा पारिवारिक श्रम पर्याप्त न होने के कारण वे खेती के लिए कृषि श्रमिकों से कार्य करवाते हैं। भारतीय किसान यूनियन का जन्म 13 अगस्त 1978 को हरियाणा में चौशून्य चरण सिंह के नेतृत्व में हुआ जो कि उत्तर भारत के अविवादित किसान नेता थे। 1987 में चौधरी चरण सिंह की मृत्यु के पश्चात उत्तर भारत के किसानों के लिए राजनीतिक शून्य की स्थिति उत्पन्न हो गई तथा जिसकी पूर्ति महेंद्र सिंह टिकैत ने की। चरण सिंह की मृत्यु के उपरांत टिकैत ने मुजफ्फरनगर जिले में अप्रैल 1987 के शामली आंदोलन के बाद संस्था को उग्र संस्था में बदलने के प्रयास किए। इस आंदोलन में भारत किसान यूनियन ने बिजली की दरों में वृद्धि तथा बिजली आपूर्ति सही न होने के विरुद्ध आवाज उठाई जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए महत्वपूर्ण थी। भारतीय किसान यूनियन को मिली सफलता, बिजली की दरों में 1/6% की कमी से भारतीय किसान यूनियन तथा इसके नेता महेंद्र सिंह टिकैत की प्रसिद्धि बढ़ गई तथा शीघ्र ही कई जिलों के धनी किसान इस संस्था से जुड़ गए। शामली आंदोलन के बाद 2 और आंदोलनों से भारतीय किसान यूनियन की स्थिति और मजबूत हुई तथा इसे राष्ट्रीय महत्व मिला। ये 2 आंदोलन थे 1988 के मेरठ तथा दिल्ली के धरने। ये आंदोलन लंबे समय तक चले तथा आक्रामक प्रकृति के थे और इन्हें व्यापक सहयोग मिला। मेरठ बरना 25 दिनों तक चला तथा यह प्रभावी और शांतिपूर्ण था। इन आंदोलनों की प्रमुख मांगे देश में समृद्ध किसानों के अन्य आंदोलनों की मांगों की भांति थी। अधिकांश मांगे बिजली, लाभप्रद कीमतों, आयात की कम लागतों तथा फसलों के दामों के निर्धारण के लिए सरकार द्वारा गठित विविध समितियों में भारतीय किसान यूनियन के प्रतिनिधियों को शामिल करने के बारे में थी।
तब से लेकर आज तक भारतीय किसान यूनियन महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में किसान आंदोलनों को चला रही है। भारतीय किसान यूनियन के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का इस चर्चा में उल्लेख अनिवार्य है। यह संस्था पश्चिम उत्तर प्रदेश के सभी धनी किसानों की संस्था के रूप में आरंभ हुई, परंतु आज यह मूल रूप से समृद्ध जाट किसानों की संस्था बनकर रह गई है। प्राथमिक रूप से इसके सदस्य जाट ही है। राजपूतों, गुजरों, त्यागियों तथा मुस्लिमों ने, अन्य किसानों ने भारतीय किसान यूनियन के आरंभिक वर्षों में इसमें उत्साहपूर्ण भाग लिया, परंतु आज उन्होंने यह संस्था छोड़ दी है। इस प्रकार से भारतीय किसान यूनियन ने बहुजातीय किसान गठबंधन की विशेषता को खो दिया है। भारतीय किसान यूनियन के संगठन से स्पष्ट पता चलता है कि इस संस्था की अराजनैतिक विशेषता की संजो कर रखा है। महेंद्र सिंह टिकैत को राजनीति से घृणा है तथा उसका यह मत है कि सभी पार्टियां इंडिया की पार्टियां हैं, न कि भारत की। शरद जोशी के शेतकारी संगठन का जन्म 1970 के दशक के अंतिम वर्षों में हुआ, जब अक्टूबर 1970 में इसका चकन नामक स्थान महाराष्ट्र में कार्यालय खुला। यह प्रमुखतः ग्रामीण महाराष्ट्र में कपास, प्याज, तंबाकू, अंगूर तथा गन्ना उत्पादक किसानों के हितों का प्रतिनिधित्व करती है। शेतकारी संगठन तथा शरद जोशी को तब राष्ट्रीय महत्व मिला जब महाराष्ट्र राज्य में किसानों ने हजारों की संख्या में वर्ष 1980 में रास्ता रोको अभियान चलाया और बंबई तथा अन्य शहरों की प्रमुख सड़कों पर रास्ते बंद कर दिए। संगठन का प्रमुख मुद्दा गन्ना तथा कपास की निम्न कीमतें थीं तथा इन उत्पादों की कीमतें बढ़ाने की मांग की गई। आंदोलन सफल रहा क्योंकि इससे इन जिनतों की कीमतें कुछ हद तक बढ़ी तथा साथ ही इससे किसानों के आंदोलन को राज्य में अहमियत मिली। शरद जोशी ने किसानों की समस्याओं के संबंध में अप्रैल 1981 में निपानी आंदोलन चलाया। इस आंदोलन को 1980 के दशक के मध्य में समर्थन मिलना कम हो गया, क्योंकि यद्यपि नेताओं ने कई आंदोलनों की घोषणा की थी, तथापि एक भी आंदोलन गंभीरता से आरंभ नहीं किया गया। 1980 के आरंभ में शरद जोशी गुजरात के परिदृश्य पर दिखाई पड़े। गुजरात में उनका योगदान यह रहा कि उन्होंने पहली बार इस बात पर बल दिया कि किसानों के आंदोलन तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक कि कृषि श्रमिक तथा निर्धन श्रमिक इसके साथ नहीं जुड़ते। इस पर बल देने से वह खेदयुक्त आंदोलन अथवा उन्नीस सौ अस्सी के आरंभ में शरद जोशी गुजरात के परिदृश्य पर दिखाई पड़े। गुजरात में उनका योगदान यह रहा कि उन्होंने पहली बार इस बात पर बल दिया कि किसानों के आंदोलन तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक कि कृषि श्रमिक तथा निर्धन श्रमिक इसके साथ नहीं जुड़ते। इस पर बल देने से वह खेदयुक्त आंदोलन अथवा किसान आंदोलनों में ग्रामीण निर्धनों का समर्थन प्राप्त करने में सफल रहा। 1985 में शेतकारी संगठन ने महाराष्ट्र में विपक्षी राजनीतिक पार्टियों को समर्थन देकर तथा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से जुड़ी अन्य संस्थाओं व लोगों के साथ मिलकर कार्य करने का अति व्यावहारिक कदम उठाया। इससे संस्था को लाभ मिला तथा इसे व्यापक समर्थन मिला। अगला आंदोलन इसने जनवरी 1987 कपास की कीमतों के संबंध में चलाया। तब से लेकर महाराष्ट्र में आंदोलनों में परिपक्वता आ गई है तथा इन्हें महत्व दिया जाता है। परंतु हाल ही के वर्षों में शेतकारी संगठन के समर्थन में पर्याप्त कमी आई है, और ऐसा इसलिए हुआ है कि 1990 के दशक में यह कोई गंभीर आंदोलन नहीं चला पाई। साथ ही शरद जोशी जी ने अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का खुलकर समर्थन किया है। उत्तर भारत के महेंद्र सिंह टिकैत के भारतीय किसान यूनियन के साथ तुलना करने से पहले हमें शरद जोशी के शेतकारी संगठन आंदोलन के बारे में कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए। उत्तर भारत में भारतीय किसान यूनियन की भांति महाराष्ट्र तथा गुजरात का शेतकारी संगठन आंदोलन धनी किसानों का आंदोलन था, यद्यपि इसमें ग्रामीण निर्धनों की मांगों और हितों के बारे में आवाज बुलंद की गई थी। शेतकारी संगठन के संबंध में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस आंदोलन का उद्देश्य राज्य की भूमिका कम करना था। राज्य को किसानों का सबसे बड़ा शत्रु माना जाता है। इन्हीं के कारण इसने उदारीकरण, खुले बाजार तथा यहां तक कि दंगल मसौदे को भी आंशिक रूप से स्वीकृति दे दी है। यद्यपि भारतीय किसान यूनियन तथा शेतकारी संगठन में कई समानताएं हैं, तथापि इन दोनों में पर्याप्त भिन्नताएं हैं। गुप्ता 1997 ने दोनों में 6 अंतर बताए हैं, किंतु हम 3 अंतरों की संक्षिप्त चर्चा करेंगे। भारतीय किसान यूनियन मुख्यतः स्वामी जोतदारों, प्रमुख रूप से क्षेत्र के जाटों से संबंधित था, जबकि शेतकारी संगठन ने ग्रामीण निर्धनों को एकजुट करने का भी प्रयास किया है, यद्यपि यह ग्रामीण धनी किसानों का आंदोलन था। दूसरे, शेतकारी संगठन आंदोलन एक ऐसा आंदोलन है तथा कुछ बुद्धिजीवी इससे जुड़े रहे हैं तथा इसे चलाते रहे हैं, जिससे यह भारतीय किसान यूनियन की तुलना में सैद्धांतिक रूप से संगठित आंदोलन बन गया है, जबकि भारतीय किसान यूनियन केवल अनौपचारिक संस्था है। अंत में आज भारतीय किसान यूनियन प्रमुखतः समतावादी जाट स्वामी जोतदारों का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि शेतकारी संगठन प्रमुखतः मराठा जाति का प्रतिनिधि संगठन है, यद्यपि यह एकल जातीय संस्था नहीं है।